300 से ज़्यादा हो गई है। भूकंप से जब इतने सारे लोग मर जाएं, हज़ारों की तादाद में लोग मर जाएं, तो आप ये समझिए कितनी ज़ोर से हिली होगी धरती। 4300 मारे गए और ये तो सिर्फ ऑफिशियल। बताया जा रहा है कि आंकड़े और भी आगे बढ़ सकते हैं। तुर्की में फिलहाल राहत कार्य जोरों पर है। दुनिया भर के कई देश तुर्की की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए जानना बेहद जरूरी है आखिर क्यों तुर्की में इतनी बड़ी तबाही आई है। चाहा इसके पीछे का कारण तुर्की में हर बार क्यों आते हैं इतने भूकंप, और इस बार का भूकंप सन 1939 के बाद सबसे खतरनाक क्यों है। जी तुर्की में पहले भी रहे भूकंप और लगातार आए हैं। जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सही समय है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पहला भूकंप तुर्की के गदियान के प्रांत के करीब नूर दागिना जो सीरिया के बॉर्डर पर है। दूसरा भूकंप एकिनोझाऊ में आया जो कहारना मारस के पास है। और तीसरा भूकंप गोक्सान में आया जो इसी प्रांत में पड़ता है। 3 बड़े भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में तबाही का माहौल है। रिक्टर स्केल पर 7.8, 7.6 और 6 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद हर तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि भूकंपों ने तुर्की और सीरिया को कम से कम 6 बार जोर जोर से हिलाया। सबसे बड़ा झटका 40 सेकंड तक महसूस किया गया। इसी ने सबसे ज्यादा तबाही भी मचाई। वहीं मंगलवार को भी तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद झटकों के आने का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में यहाँ पर कई झटके आ चुके हैं, जिनके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हजारों लोग घायल हैं और इमारतों के मलबे में अपनों की तलाश जारी है। इस विनाशकारी भूकंप के बाद राष्ट्रपति शरद तैयब एर्दोगन की तरफ से 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 300 से ज्यादा हो गई है। असल में तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा हुआ है, इसलिए किसी भी प्लेट में जरा सी हलचल पूरे इलाके को हिला देती है। ये जिन टेक्टोनिक प्लेटों की हम बात कर रहे हैं ये धरती के नीचे अलग अलग लेयर्स में बनती है और इन्हीं प्लेटों के टेक्टोनिक प्लेटों के आगे पीछे होने की वजह से, मूवमेंट की वजह से, टकराने की वजह से आपस में जो है हलचल होती है, भूकंप आते हैं। और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर जब 4 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं वहाँ उसके धरती के नीचे जो हो रहा है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तुर्की के देश को। इस बार भी हलचल इतनी तेज थी कि तुर्की के बाहर सीरिया, लेबनान और इवन इजराइल तक की धरती हिल गई। तुर्की का ज़्यादा हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है। एनाटोलियन का मतलब है छोटा एशिया। इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। जी हाँ, अब तुर्की में इतना बड़ा भूकंप क्यों है, इसे समझने के लिए हमें पहले धरती के डिज़ाइन को समझना होगा। हमारी धरती 4 परतों से बनी है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। ये तो शायद आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में। क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर को कहते हैं, इसके बाद होता है मेंटल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की मोटाई 50 किलोमीटर होती है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अब धरती बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है, जिसमें ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती है और कई बार आपस में टकरा भी जाती है। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज़्यादा प्रेशर पड़ने से ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली एनर्जी बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद ही भूकंप आता है। ये कह लीजिए यही डिस्टर्बेंस भूकंप है। अब जहाँ तक बात तुर्की की है तो तुर्की में सबसे भूकंप संभावित देशों में से एक है। तुर्की में बार बार भूकंप आने के पीछे का कारण दरअसल उसका लोकेशन ही है। तुर्की का लोकेशन इसे 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स के ठीक ऊपर खड़ा करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर बसा है। ये प्लेट यूरेशियन, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स के बीच में फंसी हुई है। जब अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स शिफ्ट होती हैं तो तुर्की सैंडविच की तरह फंस जाता है। इससे धरती के अंदर से ऊर्जा निकलती है और यहाँ भूकंप आते हैं। बता दें कि सोमवार को यहाँ जो भूकंप आया वो नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट लाइन पर आया था। तुर्की में ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इस बार का भूकंप इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों रहा, इन भूकंपों में इतनी मौतें क्यों हुई, 1000 लोग कैसे मर गए। तो इसका सीधा साधा जवाब है भूकंप की तीव्रता। जी 7.8 इंटेंसिटी वाले भूकंप को बेहद खतरनाक माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इससे करीब 32 पेटाजूल एनर्जी निकलती है, यानी इससे न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर को 4 दिन से ज़्यादा बिजली मिल सकती है। वहीं जानकारों का कहना यह भी है कि 7 तीव्रता वाले भूकंप से हिरोशिमा में हुए परमाणु हमले में निकलने वाली ऊर्जा से
32 गुना ज्यादा एनर्जी निकल सकती है। अब शायद आप भी ये बखूबी समझ सकते हैं कि तबाही क्यों और कितनी बढ़ गई होगी। कार इंजन ऐड ऑन बारिश के लिए। ये लो सर, क्या पता कल क्या हो जाए। एक काम कर, एलियन अटैक कवर। हालांकि इस तरह के भूकंप की वजह से होने वाले नुकसान दो बातों पर डिपेंड करते हैं। पहली, जहाँ भूकंप के झटके महसूस हुए वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। दूसरा, भूकंप का सेंटर धरती के कितने नीचे है। बता दें कि सोमवार को यहाँ आए भूकंप की गहराई जमीन के 4.3 मील यानी कि 7 किलोमीटर के नीचे थी। वहीं जहाँ तक बात गाजियान्तेप इलाके की पॉपुलेशन डेंसिटी की है तो वो 310 पर स्क्वायर किलोमीटर। तुर्की में आए इस भूकंप को अगर आप थोड़ा और टेक्निकली समझना चाहेंगे तो आपको बता दें, जब भूकंप से निकलने वाली एनर्जी धरती की सतह पर पहुंचती है तो उस पॉइंट से वो दो तरीके से आगे फैलती है। पहली रैली वेव के रूप में और दूसरी लव वेव के रूप में। रैली वेव्स समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह आगे बढ़ती है। इसमें किसी ताकतवर व्हीकल के पहिए की तरह उसके चारों ओर एनर्जी निकलती है। ये शांत पानी में पत्थर मारने जैसी लहर होती है और उसी तरह आगे बढ़ती है। ये एक तरह से जमीन को जोतती चली जाती है, इससे भयंकर तबाही मचती है। लव वेव सांप की तरह चलती है, इसमें कंपैरेटिवली कम तबाही मचती है। अब तुर्की में रैली वेव ने ही तबाही मचाई है, ये एक सच्चाई है। वह अगस्त साल 1999 में तुर्की के पश्चिमी शहर में आए 3.4 तीव्रता के भूकंप में 17,000 से अधिक लोग मारे गए थे। वहीं नवंबर साल 1976 7.3 तीव्रता के भूकंप ने करीब 5,000 लोगों की जान ली थी। वैसे जब भूकंप की बात हो ही रही है तो आपको इसे मापने वाले रिक्टर पैमाने के बारे में भी बता ही देते हैं। दरअसल रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकलती है, 9 यानी सबसे ज्यादा। यह भयावह और तबाही वाली लहर होती है। ये दूर जाते जाते कमजोर हो